कुछ लोगों का ये कहना था कि चुनाव चिन्ह के कारण आपने पार्टी छोड़ी, कुछ लोग का ये कहना था कि राष्ट्रीयता खत्म होने के कारण पार्टी छोड़ी। मुख्य कारण क्या रहा? पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त होने के कारण से ऐसा फैसला हुआ, ऐसा नहीं है। और इसके पीछे कारण है कि हमको ऐन वक्त पे सिंबल नहीं दिया गया। आप शुरू से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते आए हैं, तो लगातार यहाँ से लखमा जी जीतते आ रहे हैं। क्या आपकी लोकप्रियता घटती नज़र आ रही है लोगों को? क्या कुछ कारण समझ में आता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अब का चुनाव पूरी तरह पैसे और दूसरे साधनों पर लड़ा जाता है ना। आप सब जान रहे हैं। आपने सलवा जुड़ूम की बात कही। मैंने कहीं पढ़ा कि आपके ये कथन थे कि सलवा जुड़ूम का मतलब होता है आदिवासियों का शिकार। तो इतना भयंकर अत्याचार हुआ, हिंसा हुई, मारकाट हुआ, हत्याएं हुई। खैर, यहाँ पर आदिवासियों की बात हो रही है। आप अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। आपका क्या कुछ विज़न रहा है उनके उत्थान के लिए? और हम चाहते हैं कि बस्तर का जो विशिष्ट कल्चर है वो कल्चर को बनाए रखते हुए। सर, जब पूरा देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा था, तब बस्तर में एक हेडलाइंस थी कि हम छत्तीसगढ़ के आदिवासियों एवं पिछड़ों को राम के नाम की बलि नहीं चढ़ने देंगे। ये शायद आपके कथन थे, क्या कुछ था? कहते हैं कि किसी देश का विकास देखना है तो उसके पिछड़े क्षेत्रों का जायज़ा लेना आवश्यक है, और यही देखने हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरे न्यूज़। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पूर्व विधायक कोंटा विधानसभा क्षेत्र से मनीष कुंजाम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम में। चलिए, धन्यवाद। सर, हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस तरह आपकी जानकारी हम निकाल रहे थे तो आपका व्यक्तित्व तो ऐसा लगा हमें कि एक आप राजनीतिक नेता ना होकर आप एक समाज सेवी हैं। अपने जीवन के बारे में बताइए। शिक्षा दीक्षा कहाँ आप? बचपन तो गांव में गुजरा, मेरे रामाराम में, वहीं पैदा हुआ। 5वीं तक वहीं है मेरी शिक्षा हुई। और उसके बाद सुकमा में मैंने हायर सेकेंडरी, कॉलेज, बीए तक की मैंने यहाँ पढ़ाई की। फिर जगदलपुर महाविद्यालय में मैंने एमए और एलएलबी की डिग्री वहाँ से लिया जी। सर, राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में हम छात्र जीवन से ही जुड़ गए थे कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी का एक छात्रों का विंग है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, उसके साथ जुड़े। और उन दिनों हॉस्टल्स के भीतर जो काम करते थे, आदिवासी हरिजन नवयुवक संघ के नाम से काफ़ी मशहूर संगठन था, उसको भी कम्युनिस्ट लोग ही चला रहे थे। और बस्तर में एक बहुत बड़ा फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन था वो, तो उससे जुड़े पढ़ने के दिनों में फिर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ जुड़ गए, तो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। सर, आप अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से राजनीति में हैं। वर्तमान की राजनीति में और पहले की राजनीति में क्या कुछ अंतर दिखते हैं आप? अंतर तो खैर बहुत है। पहले मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पिछड़ा इलाका छत्तीसगढ़ का माना जाता है, नक्सली क्षेत्र। अब पिछड़ा हो कुछ भी हो, अब तो देश के सबसे बीच में है ये। और देश के किसी भी हिस्से में जो भी घटना होती है वो तो प्रभावित करती है देश के अंदर जो भी राजनीतिक घटनाएं होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि यह कोई देश में घटने वाली घटनाओं का यहाँ कोई असर नहीं होता है। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, ये कि पहले 90 के आसपास के 90 से पहले राजनीति में ज़रा शुचिता भी था, नैतिकता भी थी, और इलेक्शन में इतने पैसों का
इस्तेमाल नहीं होता था, पैसे, धन, बल, तमाम चीज़ों का। उसके बाद फिर जितना इलेक्शन आया है वो तो अब पैसा ही पैसा है। जिनके पास पैसे हैं, ये सब ताकतें हैं, तो वो चुनाव जीतेगा, नहीं तो फिर बिना पैसे का वो तो चुनाव में उतरने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है। ये स्थितियाँ हो गई पहले से अभी। लोकसभा चुनाव सामने हैं, आपकी पार्टी उम्मीदवार कब तक? हम लोगों ने बैठ के बातचीत कर लिया है, 2-3 नामों पर चर्चा किया, और अब चूँकि आज डिक्लेयर भी हो गया, तो हम लोग 4-5 रोज़ में अपना प्रत्याशी करीब करीब तय कर लेंगे, हो जाएगा। हालांकि तय है वो, पर वो चूँकि अभी मैं आपके चैनल पर माफ़ी चाहूँगा कि उसको यहाँ ओपन नहीं कर पाऊँगा, पर वो जल्दी हो जाएगा। सर, आप सीपीआई के एक्टिव नेता रहे काफ़ी लंबे समय से। कुछ लोगों का ये कहना था कि चुनाव चिन्ह के कारण आपने पार्टी छोड़ी, कुछ लोग का ये कहना था कि राष्ट्रीयता खत्म होने के कारण पार्टी छोड़ी। मुख्य कारण क्या रहा? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त होने के कारण से पार्टी मैंने नहीं छोड़ा। पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं कि पार्टी मैंने नहीं छोड़ा। पार्टी के ऊपर के पदों से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, पार्टी का मेंबर हूँ। और पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त होने के कारण से ऐसा फैसला हुआ, ऐसा नहीं है। और इसके पीछे कारण है कि हमको ऐन वक्त पे सिंबल नहीं दिया गया, और ये सिंबल नहीं मिलने की वजह से भी हमें चुनाव में हारने का एक बड़े कारणों में से एक है। आप शुरू से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते आए हैं, तो लगातार यहाँ से लखमा जी जीतते आ रहे हैं। क्या आपकी लोकप्रियता घटती नज़र आ रही है लोगों को? क्या कुछ कारण समझ में आता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अब का चुनाव पूरी तरह पैसे और दूसरे साधनों पर लड़ा जाता है ना। आप सब जान रहे हैं, आपके पास पैसे ना हो, दारू, मुर्गा ये सब उपलब्ध कराने के लिए आपके पास साधन संसाधन ना हो, तो आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपको चुनाव में मुश्किल होगा। यही स्थिति है। और लखमा के पास है पैसे, बहुत पैसे हैं। और उस तो आप लोग चूँकि छत्तीसगढ़ में ये सब न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप लोगों को तो मालूम है, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है। पहले भी उनके पास पैसे थे और तरह तरह के लोग उनको हेल्प करते थे। दरअसल मैं एक बात स्पष्ट कर ही देना चाहता हूँ कि 90 के दशक में हम लोगों ने बस्तर के अंदर संविधान की 6वीं अनुसूची लागू करने के सवाल को लेकर के काफ़ी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई ने बस्तर के अंदर स्पष्ट रूप से 2 विभाजन किया, एक तरफ आदिवासी, एक तरफ गैर आदिवासी। और गैर आदिवासी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोकल लोग, बल्कि जो व्यापारी हैं, जो बाहर से आकर के व्यापार कर रहे हैं और आज उनके पास सारे व्यापारिक ताकत है, तो उन लोगों को लगा कि यदि 6वीं अनुसूची बस्तर के अंदर लागू होगा तो वनोपज है, दूसरे जो व्यापार है, उस पर लोकल जो आदिवासियों का जो भी काउंसिल है, जो भी संस्था है, निर्वाचित संस्था है, उसका कंट्रोल होगा। तो जिस तरीके का वनोपज में उन दिनों या अभी भी जो लूटपाट होता है, मनमानी होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो उनका जो धंधा है, उनमें जो लाभ वो लोग अनाप शनाप कमाते हैं, उसमें उनको दिक्कत होगा, और ये उनको लगने लगा। दूसरा ये था कि शेड्यूल 6 में एक व्यवस्था ये भी है कि अब जितने आदिवासी इलाकों में आए हैं, दोबारा अगर कोई बाहर से आएंगे तो उनको परमिशन लेनी पड़ेंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना, वहाँ रहने के लिए। और इससे उन जो बाहरी जो व्यापारी हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको तकलीफ़ होने लगा कि इस तरह की व्यवस्था अगर बस्तर के अंदर लागू होगा तो हम लोग का तो कोई पूछ परख नहीं होगा।
उनको लगा कि हम लोग दोयम दर्जे के हो जाएंगे, हमको नागरिकता नहीं रहेगी दुनिया का। तो उस समय इतनी अफवाहें उड़ी कि उन लोगों के साइड से कि नहीं, ये तो जितनी बिल्डिंग है वो भी हमारा नहीं रहेगा, ये संपत्ति हमारी नहीं रहेगी, सब आदिवासियों की हो जाएगी, हमको यहाँ नागरिकता जैसा चीज़ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे तमाम तरह के उलझुल जुल प्रचार किया गया। और फिर वो लोग ताकतवर लोग हैं, ज़्यादा संगठित हुए और कुछ लोकल लोगों को भी साथ जोड़ लिया। तो इस तरीके का एक बड़ा फाइट हुआ, लड़ाई हुआ ज़बरदस्त। 2-1 सालों तक ये संघर्ष चला। और फिर 96 के बाद वो थोड़ा था ही, लेकिन उसका असर तो अभी भी है। पर वो जो मूवमेंट था वो थोड़ा शांत हुआ, पर लोगों के अंदर जो मूवमेंट है वो ख़त्म अभी तक नहीं हुआ, है ना। तो ये है। तो उस वजह से आज भी जितने जो ताकतवर लोग हैं, जो व्यापारी तबका है, ठेकेदार है, इस किस्म के जो लोग हैं, व्यापारी मतलब कौन है, लोकल तो कोई नहीं है, सब बाहर के व्यापारी हैं। तो वो लोग आज भी हमको लेकर के काफ़ी डरे सहमे रहते हैं। उनको लगता है कि मनीष कुंजाम अगर चुनाव जीतेगा तो बस्तर में पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना भय है ना हमारे नाम से। इसलिए इस तरीके की सारी ताकतें मिल कर के हमारे चुनावों पर काम करते हैं। कुछ समय पहले हमने लखमा जी का इसी कार्यक्रम में इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई चुनौती नहीं लगती अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की। ऐसा कोई नहीं है कि कोई हरा नहीं सकते हैं ना। उनको वो जो भी बोल रहे हैं वो उनका पैसों का घमंड है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और सच है कि धरातल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, आदिवासी के लिए कोई काम नहीं किया, यहाँ के युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, रोज़गार और तमाम जो सवाल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। और इतने सालों में ये दुर्भाग्य है कि उसके जैसे व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधि है और मंत्री भी था, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कोई विजन नहीं दिया, कोई मैंने रास्ता नहीं दिखाया कि कैसा किया जाए, है ना। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या रोज़गार के क्षेत्र में हो। अब वनोपज का सवाल है, उसको सही मूल्य मिले, उस पर उन्होंने कोई पहल नहीं की। और बस्तर के अंदर जैसे अब आमतौर पर चर्चा होता है, जैसे ये जो माओइस्ट और स्टेट का जो लड़ाई है, इस लड़ाई में इतने सारे लोग मारे गए, सलवा जुर्म जैसा अभियान चला, उसके बाद ग्रैंड गिरहन चला, अभी भी चल ही रहा है। तो इसमें जो निर्दोष लोग जो मारे जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, और उनके लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आपने सलवा जुर्म की बात कही। मैंने कहीं पढ़ा कि आपके ये कथन थे कि सलवा जुर्म का मतलब होता है आदिवासियों का शिकार। बिल्कुल। आप लोग जब मेरे से इंटरव्यू कर रहे हो तो ये तो जान ही रहे होगे कि सलवा जुर्म को चलाने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के चलाया। और हम उस सलवा जुर्म को बंद करने के लिए हमने लड़ाई लड़ा, मैदान से लेकर के कोर्ट तक का। ये तो आप लोगों को इतनी तो जानकारी हो गई। और उस पूरे दरमियान बस्तर एक तरह से सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र हो गया था। लोग सड़कों पर आना जाना बंद कर दिए थे, गाड़ियों में लोग सफ़र कर नहीं रहे थे, और जो लोकल गांव के लोग। और इधर कोई रिश्तेदारों से मिलना है तो बहुत जंगल आकर के लोगों से मिल के चले जाते थे। और कईयों को जो एकदम कोई माओइस्ट भी नहीं, नक्सलाइट भी नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ के मार डाला उन लोगों ने, जुर्म के लोगों ने। तो इतना भयंकर अत्याचार हुआ, हिंसा हुई, मारकाट हुआ, हत्याएं हुई। लखमा राम का कोई रोल नहीं इसको रोकने में, ठीक करने में। फिलहाल तो सर ये बात सलवा जुर्म समय की बात हो रही है, वर्तमान में भी घटनाएं घट रही हैं। अभी भी ऐसी इतनी सारी घटनाएं हो रही है। लखमा राम का कोई उन घटनाओं को रोकने में कोई भूमिका नहीं।
और जो घटनाओं में जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनको बचाने के लिए उनका कोई प्रयास नहीं, कोई मदद नहीं। खैर, यहाँ पर आदिवासियों की बात हो रही है। आप अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। आपका क्या कुछ विज़न रहा है उनके उत्थान के लिए? देखिए, अब तो आपके इस चैनल में थोड़े समय में इतनी सारी बातें नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम अभी भी चाहते हैं कि बस्तर में एक तो जो देश के अंदर जो कानून बने हैं, पेशा कानून है, वन अधिकार मान्यता कानून है, इन कानूनों का सही पालन होना चाहिए इन इलाकों में। और राज्य सरकार को चाहिए कि पेशा कानून को ढंग से नियम बना करके उसको लागू करे बिल्कुल प्रभावी तरीके से। वो नहीं हो रहा है, हुआ ही नहीं। पिछला भूपेश बघेल की सरकार ने यही सब वादे करके आदिवासियों को वोट लिया, लेकिन उन्होंने उस पर काम नहीं किया ही नहीं। इसलिए भी आदिवासी इलाकों पे वो बहुत हारे भी। तो हम चाहते हैं कि आदिवासियों को गांव के भीतर भी, ब्लॉकों में भी, जिलों में भी एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ताकि उनका जो संस्कृति है वो बचे और उनके जो वनोपज है जो संग्रहण करते हैं उसका वाजिब दाम मिले। और ये जिस तरीके का ये जो लोकल जितनी जो भर्तियां होती है, ख़ास करके फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, इन भर्तियों में लोकल लोगों को लिया जाना चाहिए और यहीं लोकल स्थानीय स्तर पर भर्तियां होनी चाहिए। अभी हमारे बच्चे भी बहुत पढ़ लिख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे बेरोज़गार हैं, कोई नौकरी नहीं है। जब शिक्षक जैसे नौकरी, फोर्थ क्लास की नौकरी में भी जब बाहर के लोग आकर के लग जाते हैं, यहाँ के बच्चे देखते हैं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अभी भर्तियाँ हो ही रही हैं। पिछले गवर्नमेंट के समय जो भर्तियाँ शुरू हुई वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है और वैकेंसी हो रहा है और यहाँ के कोई बच्चे नहीं लग रहे लोकल, सब बाहर से। अब 6000 करीब बस्तर संभाग में शिक्षकों की भर्ती होनी थी और 6000 में पिछले गवर्नमेंट के समय ही करीब 4500 से ज़्यादा लोग आ गए थे यहाँ पूरे 6 जिलों में, 7 जिलों में। और उनमें 4500 करीब जो भर्तियाँ हुई, ज्वाइनिंग किए, उनमें लोकल 245 के करीब थे मात्र, सब बाहर के लोग लगे। अब 245 भी कौन लोग हैं? हमारे ज़िले की तो स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ का जो निवास बनाए वाले लोग कितना, 3 लोगों का लगा 700 नौकरियों में से। तो ये जो स्थिति है वो अच्छा नहीं है। और पिछले समय चूँकि ये बड़ा प्रभावी मंत्री था और ये काफ़ी कर सकते थे, इन्होंने कुछ किया नहीं। और लोकल भर्तियां होती तो कम से कम यहाँ के लड़के आधे तो कम से कम लग जाते, वो भी तो नहीं हुए। तो ये सब इशू है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि बस्तर का जो विशिष्ट कल्चर है वो कल्चर को बनाए रखते हुए यहाँ का विकास होना चाहिए, चाहे खेती में हो, वनोपज के मामले में हो, रोज़गार का सवाल है और दूसरे डेवलपमेंट में। केवल सड़क या बिल्डिंग बना देने से, बिजली पहुंच जाने से यही विकास नहीं है। इतना ही विकास अगर कोई लोग बोलते हैं तो मैं इसको विकास नहीं बोलूँगा। अभी आप गांव-गांव में स्कूल खोल दिए, आश्रम खोल दिए, हॉस्टल खुल गया, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके रोज़गार के लिए, उनके जीविका के लिए आपके सरकार के पास कोई उनके लिए कोई
योजना ही नहीं है, ना इस सरकार के पास ना उस सरकार के पास है। सर, जब पूरा देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा था, तब बस्तर में एक हेडलाइंस थी कि हम छत्तीसगढ़ के आदिवासियों एवं पिछड़ों को राम के नाम की बलि नहीं चढ़ने देंगे। ये शायद आपके कथन थे, क्या कुछ था? नहीं, इसमें मैंने कई पत्रिकाओं में इंटरव्यू दिया, मैंने प्रेस में भी ये बात कहा कि ये जो राम वन गमन का जो ये लोग नक्शा बना के ये जो सरकारी अभियान चला रहे हैं और बस्तर में राम का कहीं कोई पौराणिक जो गाथाएं हैं वो नहीं है, जनमानस के भीतर भी नहीं है। और जब आवास आप लोग ये सब बात कर ही रहे हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि राम गमन मार्ग का वो जो केंद्र है, क्या बोलते हैं, रामाराम, मेरा गांव भी एक सेंटर है रामाराम, राम का वो कभी राम यहाँ आए टाइप। तो हम वहीं पैदा हुए, बहुत सारे पुराने सियान लोग भी थे जो वो गांव को जिन लोगों ने बैठाया वो लोग भी, उनको भी मैं जानता हूँ, उनसे भी मेरी चर्चा होती रही, काफ़ी बुजुर्ग थे जब पढ़ने के दिनों में। कभी राम के बारे में उन लोगों ने चर्चा नहीं की। नाम, मेरा गांव का नाम रामाराम है, तो लोगों को लगा कि हाँ रामाराम मतलब राम से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल राम से जुड़ा हुआ ये नाम नहीं है। रामाराम दरअसल ये कर्मचारी अधिकारियों ने दे दिया होगा, लेकिन एक्चुअली हमारे गांव का नाम डाकगुड़ा था। डाक मतलब डाक लाने ले जाने का एक सेंटर था, स्टेशन, तो इसलिए वो डाकगुड़ा, डाक मतलब पत्र उन दिनों का। और उसमें 3 पारा मिलकर के एक नए पारा में इकट्ठा हुआ, यानी एक साथ बैठे हुआ, उसको रामवड़ाम बोलते थे। रामवड़ाम मतलब एक पीपल झाड़ को हम लोग गोंडी में राव माड़ाम, तो उससे पारा का नाम पड़ा रावणम, ऐसा थोड़ा इसको द्रविड़ टोन भी है, रावणम, है ना। तो वो पीपल झाड़ वृक्ष से वो पारा का नाम पड़ा, उससे फिर नाम रावणम से फिर इन लोगों ने रामाराम बना दिया। यहाँ तो हर गांव का नाम ऐसे बदला हुआ है। किसका, कोई एक गांव ऐसा बताओ जहाँ नाम बदला नहीं। अब छिंदगढ़ को हम लोग इनगढ़ बोलते हैं, पाकेला को पाकेल बोलते हैं, और केरलापाल जो नाम पड़ गया वो केरला है, अब उसको लोगों ने केरलापाल बना दिया। अब ये बगल में फुलबगड़ी पंचायत है, वो फुलबगड़ी इन लोगों ने बना दिया, उसको पुलुम बोलते हैं, पुलुम नाम, उसको आगे बढ़ा दिया ऐसा हर गांव में, हर गांव का नाम को इन लोगों ने बदल दिया। अब मोदी स्टाइल सब पुराने नाम को रखना है तो सारे गांव के नाम बदलने पड़ेंगे, है ना। अब हम लोग सोचते हैं कि ये सब गांव के नाम बदल देना चाहिए, पुराने नाम में आ जाना चाहिए, ताकि इस तरीके का नया जो नाटक होते रहता है वो कम से कम बच जाए। अब हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे एक्टिव नेता के नाम पर कावासी लखमा उधर बोलकर आते हैं। वर्तमान स्थिति बस्तर की कितनी बदली है, बताइए, आज कितना बदला हुआ है हमारा बस्तर? देखिए, आदमी बदल रहा है, समाज भी उस तरीके से बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं। उसमें राजनीति का कितना योगदान है मुझे नहीं मालूम, है ना, और लखमा राम के टाइप के नेताओं का कोई भूमिका है मुझे नहीं मालूम। पर देश में जो भी बदलाव आता है उसका असर तो होगा, यहाँ पे भी हो रहा है। लोग बदल रहे हैं, लोगों का सोच भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहे हैं, तो वो तो स्वाभाविक है, तो आएगा ही। सोच समानों के साथ भी बढ़ता है। हम लोग अब आप उसको
मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भी बोलेंगे कोई वस्तु अगर आपके पास आता है तो उस वस्तु के साथ आपकी सोच भी बदल जाएगी। तो ऐसा ही बहुत सारे समाने आ रहे हैं, बहुत सारे, अब इतनी सारी चीज़ें आ गई आज के इस आधुनिक युग में। क्या नाम मोदी का बोलें तो क्या बोलते हैं, क्या है डिजिटल युग में, तो अब उनके साथ तो सारी सोच भी बदलेगा। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पृथक राज्य की मांग आपने की थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, पृथक राज्य की मांग किए नहीं, हम लोग उसको लेकर के अब लड़ने जा रहे हैं जी। है ना। अभी वो एक उस पर विचार हो रहा है, बातचीत हो रही है जी। उसको हम लोग जल्दी से कोई ओपन करने की स्थिति में नहीं है, पर वो उस पर काफ़ी काम हो रहा है। हमने बहुत सारे प्रोफेसर्स को लगा रखा है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को उस पर काम के लिए लगा रखा है। तो वो कुछ यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, JNU के, छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको भी हमने इस पे लगा दिया कि ये जो मांग हम कर रहे हैं इसमें कितना सही है, उचित है या अनुचित है, उस पर आप लोगों को अपना राय देना है और एक आर्टिकल भी बनाना है एक। जी। नक्सलवाद को नियंत्रण को लेकर, नक्सलवाद में नियंत्रण को लेकर क्या कुछ आपके दिमाग में है रोड मैप? क्योंकि वर्तमान सरकार वार्ता की बात कर रही है। देखिए, दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है ना। आप वार्ता के लिए भी बोलोगे और ऊपर से इतना मार काट भी मचाओगे, कैंप पर कैंप खोलोगे, ऊपर से बोलोगे कि हम वार्ता करना चाहते हैं। कोई एक चीज़ करो। ऐसा नहीं है कि नक्सली कोई बहुत कमज़ोर हो गए, ऐसा तो नहीं है। आज की तारीख में वो अभी भी ताकत में है। हम अगर सचमुच सरकार उनसे वार्ता करना चाहती है तो ये कैंप वैम्प खोलना बंद करो ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो कैंप खोला है उसको आप वापस भेज दो, बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी नया कैंप मत खोलो। फोर्स को मूवमेंट से रोको, उसके बाद बातचीत करो। बातचीत तो करो एक बार। अब बातचीत करना नहीं, केवल मुंह से बोल देना कि हम बातचीत करेंगे, तो ये तो ऐसा तो नहीं होगा। कहीं पे भी बातचीत ऐसा नहीं होता है। किसी भी जगह आपको एक सीज फायर टाइप की स्थिति पैदा करनी पड़ती है, उसके बाद ही बातचीत होता है। तो आप ऐसा करिए। सरकार को अपना पहल खुद ही करना चाहिए कि हम ठीक है, हम अपने फोर्स को बता रहे हैं आप मूवमेंट मत करो, और जो भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है 5 महीना, और हम बातचीत करेंगे। तो ये स्थिति क्यों नहीं करना चाहते? ये लोग तो सीधे सीधे मार ही देना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। किसको ख़त्म करना चाहते हैं? ट्राइबल्स को। उसके ज़रिए सरकार भी, स्टेट भी ये चाहती है कि नक्सलाइटों के नाम से ऐसा दमन किया जाए कि आदिवासी जो यहाँ बस्तर के अंदर का, बस्तर का एक इतिहास है कि आदिवासी समय समय पर जब भी कहीं कुछ उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ तो वो हमेशा उठ खड़ा हुआ। अंग्रेज़ों के खिलाफ, यहाँ के राजा के खिलाफ इस बस्तर के अंदर 11 बार विद्रोह हुए, 11 बार। ये कोई मामूली घटना नहीं है पिछले 200-250 सालों के भीतर। तो वो सब सरकार को मालूम है, इसलिए ही वो चाहते हैं, सरकार में जो भी बैठे हैं उनको मालूम है कि अगर बस्तर के लोगों को थोड़ा सा अगर उनको सोचने समझने का वक्त दे दो, उनके ऊपर दमन ना करके थोड़ा सा इस टाइप की स्थिति से अगर उनसे बातचीत करके हल करने के दिशा में एक माहौल तैयार करोगे तो उनको लगता है कि इससे ठीक है, नक्सली समस्या तो हल हो सकती है, लेकिन बस्तर का जो आदिवासी जो आंदोलित होता रहता है वो फिर रुकेगा नहीं। नक्सली की समस्या खत्म हो जाएगी, पर आदिवासियों का जो मूवमेंट है वो उसको तो रोक नहीं पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि आदिवासियों का जो मूवमेंट है जल जंगल जमीन और सवाल को लेकर के, ये मूवमेंट को भी सदा के लिए पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए ये इतने सारे कैंप और ये
अत्याचार, ताकि पूरी तरह दब जाए, खत्म हो जाए। ये सरकार की योजना है। पर्यटन को लेकर क्या कुछ पूर्व सरकार ने काम किया आपके नज़र में? नहीं, मुझे पर्यटन पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है ना। वो कोई मेरा बहुत ज़रूरी विषय भी नहीं है, और पर्यटन को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा होपफुल भी नहीं हूँ मैं जी। और पर्यटन का मतलब ये कि हम बस्तर को इस तरीके का बहुत वो वाला एरिया भी बनाना नहीं चाहते कि बाहर के लोग आएँ, देखें, तमाशा करें, ऐसा जी। एक स्तर तक ठीक है, एक स्तर तक ठीक है, उससे आगे नहीं। तब तो आप छत्तीसगढ़ की सुंदरता खींच ले जा रहे हैं। सुंदरता का मतलब क्या? आप उसकी जो मौलिक जो सुंदरता है वो तो बने रहना चाहिए। जहाँ जहाँ पर्यटन हुआ वहाँ पूरे जंगल और तमाम चीज़ों को नष्ट कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को। हाँ, फिर दुकानें हो गई, होटल्स हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, ये वो। मैं समझता हूँ कि ये वो सुंदरता वो नहीं है, वो उसको ख़त्म कर देता है वो सब चीज़। इसलिए उस टाइप का पर्यटन के पक्ष में नहीं हूँ। स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर, चाहे कुटीर उद्योग की बात करें, या सरकार की ऐसी कोई योजना जो यहाँ के आदिवासियों के जीवन में कुछ रोजगार को लेकर काम आई हो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, कोई सरकार ने यहाँ के लोगों के रोजगार को लेकर के कोई काम कर रहा हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल ही नहीं, मुझे तो नहीं लगा कहीं कुछ। छोटे उद्योग अब जो ज़रूरी है वो वनोपज के क्षेत्र में खुलना चाहिए और लोकल लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए। और वो किस तरीके का होना चाहिए वो यहाँ बैठ के बातचीत होनी चाहिए, ना कि रायपुर में बैठ के प्लान करके यहाँ उसको अमल करने का वो नहीं होना चाहिए, जो अभी तक बस्तर यही भोगता रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के लोग हैं, वो किस तरीके का कुटीर उद्योग या कोई चीज़ चाहते हैं, उसको यहाँ के लोगों से बातचीत करो। आप अगर गादिरास गांव के लोग क्या चाहते हैं उनसे आप चर्चा करिए, उनसे प्लान लीजिए, उनसे बोलिए, उसके बाद फिर मैं ये सवाल सर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें देखने को मिला कि यहाँ कुछ लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। देखिए, हमारे देश में पलायन का कोई एक ही जगह से पलायन हो रहा है ऐसा नहीं है, सभी जगह से पलायन होता रहता है। अभी संसाधनों से नहीं, वो सही है, वो सही है। अब ये दोनों गुजराती भाई लोग हैं, देश को चला रहे हैं, बड़ा संपन्न बोला जाता है। आपको मालूम है कि विदेश में जितने लोग पकड़ा जा रहे हैं अमेरिका जाने में, इस सब जाने में, वो कौन लोग हैं? 90% गुजराती हैं। वो क्या हैं? वो काहे के लिए जा रहे हैं? काम के तलाश में जा रहे हैं ना, जो दूसरे देश जा रहे हैं। बाकी लोग तो हमारे देश में जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो अवैध तरीके से दूसरे देश जा रहे हैं। वो आप लोग आंकड़े देखे हैं ना आप लोग, तो वो क्या है? तो ये जो पलायन का मसला, ये कोई एक दो जगह से जुड़ा नहीं है। आप बोलोगे कि छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा प्राकृतिक रूप से रिच एरिया है झारखंड। झारखंड आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ से है ट्राइबल्स का। तो वो पलायन का देखिए बहुत सारे ट्रेडिशनल भी होता रहता है, पहले से ही हमारे यहाँ पलायन, इसको क्या बोलोगे, ट्रेडिशनल भी और थोड़ा सा रूमानी ढंग से भी पलायन शुरू हुआ था पहले के दौर में, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक। आसाम चाय बागानों में काम करने का एक वो था, चल पड़ा था, एक इधर के लोग जाते थे। तो हमारे लोग जब आसाम जाके वापस आते थे तो एक नया थोड़ा कपड़े उपड़े थोड़ा नया ढंग से पहन के थोड़ा बहुत हिंदी वगैरह जान लेते थे।
तो एक रौब टाइप था समाज में कि हाँ वाह वहाँ से आओ क्या रहे हैं आसाम। उनको फिर अलग उपाधि टाइप नाम दिया जाता था, खुद से बोल के, कुचड़ी बोल के। तो वो भी एक आकर्षण भी था लोग उधर जाने का, कई लोगों का। कई लोग वो अक्सर ईवाई जाते थे, तो उस वजह से भी जाते थे आसाम। ऐसा ही लोग आजकल पलायन भी उसी टाइप का कर रहे हैं। आप लोग जब ये सब ऊपरी तौर पर मत बोलिएगा, बल्कि आप लोग इस पर रिसर्च करके बोलिए कि जितने बस्तर से जितने लड़कियां जाती हैं साउथ में, उनमें लगभग 95% लड़कियां अनमेरिड है ना। और ये एक इस पर शोध करने की ज़रूरत है कि ये क्या वजह है। समझ रहे ना ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। तो इसलिए ये सामान्य बोलचाल में नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ है जो शायद कहीं कुछ रिवाजों से जुड़ा हो। हमारे यहाँ तो पहले आपको नहीं मालूम, तंबाकू के लिए हमारे पूरे बस्तर के इस मध्य बस्तर से लेकर के पूरा बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, बस्तर ज़िले के लोग तंबाकू के लिए आंध्रा चले जाते थे पैदल। महीने 1.5 महीने लगता था, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। फिर थोड़ा गाड़ियों का समय आया तो गाड़ियों से आते जाते थे। वो भी एक रिवाज था। आपको जो तंबाकू के लिए जाते थे वो फिर यहाँ एक जैसा क्या नाम श्रृंगार टाइप बांस का बना हुआ पहन लेते थे। वो पहनने से पता लगता था कि हाँ ये तंबाकू आंध्रा जाके आया है। क्या बोलते हैं इसको, पुगतान वत्तर बोल के। ये 2 बार गया तो 2 ठो पहनते थे ऐसा, 3 बार गया तो 3, जितने बार गया उतना पहनने से मतलब उसका एक धाक भी है समाज में। समझ रहे ना, ये वो एक धाक है, एक वीरता का भी, साहस का भी वो एक प्रतीक होता था। तो ये भी था, आप समझ रहे ना। ये सब चीज़ है जिसको ध्यान में रख करके इस पलायन बस्तर से जो पलायन हो रहा है उसके बारे में देखना चाहिए। ये सबको ध्यान में रख कर ही बात करनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए पलायन सीधे पलायन बोलने का ठीक है, पर यहाँ काफ़ी ट्रेडिशन ऐसा रहा, इसलिए इसको भी ध्यान में रखकर बात होनी चाहिए। दूसरा है कि यहाँ लगभग 90% से ऊपर अनमेरिड लड़कियाँ जाती हैं। वो बहुत चिंता की बात भी है, बहुत चिंता की बात है। उसको लेकर हम बड़े अभियान भी चलाए, मीटिंग लोगों को कर करके बताए भी, पर वो रुक नहीं रहा है। और इसके लिए इसके बारे में सरकार के पास कोई योजना भी नहीं है, सोच भी नहीं है। क्या बोलेंगे। अब मनरेगा जैसा स्कीम है जो साल में 1 आध बार पैसा मिलता है काम करने से, और वो भी पता नहीं खाते में किधर जाता है, कहाँ जाता है, वो भी पता नहीं रहता है। तो बहुत अफरा तफरी है मनरेगा के काम में। तो लोगों का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मनरेगा में काम करने का। तो फिर करेंगे क्या, जाएंगे ऐसे ही थोड़ा सा मौज मस्ती भी करने का रहता है टाइप है उस उम्र में। बस्तर संस्कृति को संरक्षण को लेके पूर्व सरकार बहुत वाहवाही बटोरी। यहाँ की संस्कृति में संरक्षण कुछ के लिए काम कर पाई है सरकार? मुझे तो नहीं दिखा क्या वाहवाही की है। कुछ तो ऐसा कहीं कुछ लगा भी नहीं कि क्या संस्कृति का क्या किया। रामगमन किया है तो रामगमन, यहाँ का राम का बस्तर की संस्कृति से कोई वास्ता तो नहीं है। तो क्या है, वही तो है, आप ही लोगों ने बताया। और क्या किया है बताओ, आप ही लोग बताओ क्या किया है। एक आध कोई बस्तर के मूल संस्कृति को लेकर क्या किया। बस्तर के जितने भी यहाँ के जो क्षेत्रीय कलाकारों थे उनको बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया है। ऐसा कुछ उनका योजना भी था, अपने हर जगह प्रदर्शित भी करते थे। यहाँ के जो पारंपरिक डिश हैं वो उसको भी उन्होंने प्रेजेंट किया था कई जगह। तो कहीं ना कहीं उनका तो एक कोशिश रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, यहाँ बस्तर की संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। नहीं, मुझे तो कहीं ऐसा काम होता हुआ कहीं दिखा नहीं।
यहाँ के कल्चर को कहीं डेवलप कर रहे हों, संजो के रखने की दिशा में कोई काम किया गया हो, नहीं। हम मनीष कुंजाम जी के राजनीतिक भविष्य को कहाँ तक देखते हैं? उसको भविष्य में छोड़ो ना, भविष्य पर ही छोड़ो। नहीं, क्योंकि ये जाननी जरूरी है वर्तमान स्थिति में, क्योंकि अभी अभी आपने अपने पद से इस्तीफा दिया है, निर्दलीय चुनाव लड़े। यहाँ की आम जनता आपको देखकर एक समाज सेवी के रूप में देखती है आपको। नहीं, जो देखिए, मैं कभी महत्वाकांक्षी नहीं रहा, आप समझ रहे हो ना, महत्वाकांक्षी नहीं रहा। और मैं फिर ये बात आप लोगों के इस चैनल के दर्शकों को और अब आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे कांग्रेस से भी भाजपा से भी बहुत पहले से ही ऑफ़र आते रहे, आप ये लड़ो, ये करो, वो करो, मंत्री बनो, दुनिया बनो, पर मैं ही नहीं गया। पद के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और यही होता तो अब तक पता नहीं मैं क्या क्या हो गया होता। तो इसलिए उस तरफ तो उस पद का कोई मामला नहीं है। मैं बस्तर के आदिवासियों के लिए काम करना चाहता हूँ और काम कर रहा हूँ। और हम ऐसे बस्तर देखना चाहते हैं जहाँ उनका जो जल जंगल ज़मीन है वो कायम रहे, उनका कल्चर उसमें सुरक्षित रहे, और जो भी संसाधन है उसका अगर दोहन होगा तो उसमें गांव वालों की सहमति होनी चाहिए, लोगों की सहमति होनी चाहिए। और उस जो दोहन होगा उसमें जो फ़ायदे होंगे, फ़ायदे क्या बल्कि लोग खुद ही करें। अब पेशा में या संविधान के कुछ और प्रावधानों में आदिवासियों को काफ़ी अधिकार दिया हुआ है ट्राइबल एरिया में। तो हम चाहते हैं कि अब जैसे गौड़ खनिज है, अब बस्तर के अंदर लोहा को छोड़ करके तो सभी गौड़ खनिज है, तो गौड़ खनिज पर आप कंप्लीट ट्राइबल्स को अधिकार दो ना, क्यों नहीं देना चाहते? कानून में है, और लोग निकालें और खुद बेचें, सरकार उसमें रहे पर खुद करे, उसका फ़ायदा गांव वालों को मिले। और उसमें आपको अलग से हम तो नौकरी भी ज़्यादा नहीं मांगेंगे फिर। और वनोपज का जहाँ तक सवाल है, चाहे टोरा हो, महुआ हो, तेंदुपत्ता हो, उसका दर निर्धारण भी लोग करें खुद। जो भी देश दुनिया के अंदर जो भी रेट का फर्क फ़र्क होता है उस हिसाब से उस दर पर व्यापारी खरीदें। पर अभी एकदम वनोपज को तो पूरी तरह से मार्केट पर छोड़ दिया गया, बाज़ार पर, व्यापारियों के हाथ में। और वो अब आदिवासियों के साथ न्याय करेंगे व्यापारी। समझ में आ रहा है ना? व्यापारी न्याय करेंगे, संभव है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हम ऐसा बस्तर चाहते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो जिस बस्तर की आप एक कल्पना करके रखे हैं वो वर्तमान में वैसा नहीं है, आगे चलकर नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, करेंगे जरूर होगी, बिल्कुल नहीं है। हम जैसा कर वो हम ये जो भी कह रहे हैं वो कोई कानून या कायदे से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कानून है, देश के संविधान में भी है और अलग अलग कानूनों में भी है, और वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कभी मायावती भी, बहुजन समाज पार्टी ने आज तक घोषणा पत्र जारी किया, आपने सुना है? नहीं किया। उनका एक ही था कि नहीं, संविधान को लागू करो, बस। हम कह रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में जो कानून बना है उसी को तो तुम पालन करो ना,
उसको लागू करो। वो भी तो नहीं करना चाहते हैं बदमाश लोग। बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रम की आखिरी कड़ी है, अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से। देखिए, अभी चुनाव की घोषणा हो गई है। हम चाहेंगे कि लोग सब चुनाव में हिस्सा लें और तरस तो करके जो सबसे बेहतर हो ऐसे उम्मीदवार को आप वोट करिए। और हम तो एक पार्टी के लोग हैं, हमारा प्रत्याशी भी लड़ रहा है, तो हम तो चाहेंगे हमारे पार्टी के पक्ष में वोट करें। पर वो तो संभव नहीं सभी ऐसा करें, पर जनता के लिए है कि सब निर्भय होकर निर्भीक ढंग से वोट करें, ये हम चाहेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि बस्तर में जो लड़ाई हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, करीब करीब 2 दशक हो गए, खूनी संघर्ष, ये बंद हो जाना चाहिए और इसमें आम जनता की भागीदारी हो। जी। हमारे साथ मौजूद थे कोंटा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम जी। हम ऐसे ही बड़े नेताओं का आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।